हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हो चुका है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। जितने भी सवाल आप लोग सही करके आए हैं, आंसर की से आपने चेक कर भी लिया होगा। जो भी आपका सेफ एंड साइड स्कोर है, जो कट ऑफ होगा, जो एवरेज कट ऑफ आप सब जानते ही हो, लगभग 320 से लेकर और 350 तक के बीच में अगर आप कहीं भी सरवाइव कर रहे हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे तो वो अपने एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए ड्रीमर एडू हब के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। अब है काम की बात। हमने आपको जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमने एक बात आपको बताई थी कि जो हम पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा। अब आप कहोगे सर इसका प्रूफ, तो आज हम जो मिल रहे हैं वो प्रूफ के साथ मिल रहे हैं। जो भी सवाल, अब देखो क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप सब क्लासेस को देख सकते हैं। हमारे एकेडमिक हेड देवेश शुक्ला ने एक बात कही थी जब मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया, आज से कुछ महीने पहले जब मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया तो देवेश शुक्ला सर ने एक बात कही थी कि प्रकाश सर जो पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा। तो उनकी इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि जो भी मैंने पढ़ाया, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों, तो सबसे पहले प्रूफ हम देंगे आपको ऑनलाइन क्लासेस का। जितना मुझे आपके साथ समय मिला, जितना मुझे आपके साथ टाइम मिला, मैंने अपना 100% दिया। जिन बच्चों ने YouTube पे पूरी क्लासेस देखी हैं वो इस बात को जानते हैं। मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया, मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कराया, कुछ चैप्टर मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए जो कि MCQs बेस्ड थे। मैंने कहा था कि हिस्ट्री अगर मैंने आपको जिस समय पढ़ाई है उसमें से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चा एक भी सवाल, चाहे वो एंशिएंट का हो चाहे वो मिडाइवल का हो, कोई भी सवाल आपके नोट्स में से बाहर नहीं गया है, ये बात आप चेक कर सकते हो। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो बच्चे प्रॉपर क्लास में रहे हैं वो प्रॉपर क्लास का ही कमेंट अपना शेयर करेंगे। जिन लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट उस चीज़ के भी रखे हुए हैं। ऑफलाइन क्लासेस वाले भी अपने कमेंट देना कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, उसका भी प्रूफ आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस के प्रूफ की। देखिए, आपके एग्जाम में एक सवाल आया था, अगर आप इस सवाल को यहाँ देखें, सवाल ये पूछा गया था कि हड़प्पा की सील किससे बनी है। ऑप्शन आपके सामने यहां दिया हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन आपको करना था स्टेटाइट। ठीक है, ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा कंप्लीट क्लास का मैराथन था, उस क्लास के अंदर से आज से 12 दिन पहले ये क्लास हुई थी। देखो यहां पे लिख भी रखा है 12 डेज पहले क्लास हुई, और यहां पे देखो बिल्कुल एज इट इज यहां पे लिखा है हड़प्पा सील। हड़प्पा सील किससे बनी है? मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आपने देख ही लिया है। और जो बच्चे इस क्लास को देख रहे थे उन्हें पक्का कंफर्म है एज इट इज सवाल। ये क्लास मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई थी और यही क्लास मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाई थी बच्चों को, तो उनके पास नोट्स होंगे। और ऑनलाइन वाले तो आप सब देख ही रहे हैं, आज से 12 दिन पहले ये वीडियो डाला था। और ये आपका पहला सवाल आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, देखो ये आपका स्टेटाइट। एक भी सवाल बाहर नहीं है एनडीए में आने वाली हिस्ट्री का, कोई भी सवाल बाहर नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ाया है एंशिएंट और मिडाइवल, मॉडर्न पढ़ाने का मुझे समय नहीं मिला, वरना एक भी सवाल आपके मॉडर्न का भी बाहर नहीं जाता। पर जितना मुझे टाइम मिला मैं उसी के अंदर से आपको बताऊंगा। जो भी सवाल आपके एग्जाम में आए, मैं सिर्फ एक टीचर हूं और बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूं बच्चों के साथ।
ये बच्चा जो ईमानदारी से मुझे देखता है वो जानता है। बस भरोसा, भरोसा टीचर पे स्थापित करना बहुत जरूरी है। देवेश शुक्ला सर का विश्वास हमने कायम रखा, ये हमें खुशी है इस चीज की। ओके, तो ये सवाल आपको दिख गया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये लो, ये आपका दूसरा सवाल है। यहां लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया वाज एन ओलिगार्ची। ठीक है, ओलिगार्की क्या होता है बच्चा? ओलिगार्की का मतलब होता है कि जहां सत्ता एक से ज्यादा लोगों के हाथ में होती है ना। कौन सा ऐसा महाजनपद है? मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दो ऐसे महाजनपद हैं जहां पर डेमोक्रेटिक है, एक वज्जी महाजनपद है और एक आपका मल्ल महाजनपद है। बात हमारी हो चुकी थी, ये ऑफलाइन क्लासेस में भी हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस में भी हुई थी। ओलिगार्की को मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया, आप उस यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं कि किसे ओलिगार्की कहा जाता है। ये बाकायदा मैंने आपको दिखाया, एक व्यक्ति के मैंने आपको इमेज दिखाई थी और वो व्यक्ति मेन सर्वे सर्वा था और उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन ग्रुप ऑफ मैन, लोगों के पास ताकत थी। यहां देखो, अगर आप इस चीज को यहां देखें तो यहां पे ओलिगार्की लिखा हुआ है और यहां दिया है कि ये जो केस था वो कहां था? वज्जी संघ में था। कहां पे था? वज्जी संघ में एक केस था। तो आप यहां देख पाएंगे, ये भी आपका यूट्यूब की क्लास थी, वज्जी संघ। देखिए जो क्लास यूट्यूब पे हुई थी उसके अंदर ये क्लास चलाई गई थी, वही 12 दिन पहले क्लास हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री की। यहां पे साफ लिखा है वज्जी संघ ऐसा संघ है जिसके अंदर ओलिगार्की पाई गई है। तो आपको क्या करना था आंसर में? वज्जी आपको आंसर में करना था। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस क्लास को अगर देखा होगा तो पक्का आपने ये राइट आंसर किया होगा, कोई भी लाइन तक उसने चेंज नहीं की है। यहां देखो साफ साफ लिखा है ओलिगार्की और दे रखा है वज्जी संघ। वही सवाल आपसे यहां पूछा गया है, हूबहू नकल किया है उसने पेपर को। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी, भाई देखो यूपीएससी में सवाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, आप ये बात मान के चलना। बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम यूपीएससी के साथ अपने आप को मैच कर सके, ये हमने कोशिश की है। ठीक है, और आप देखिए अगर सवाल नहीं मिलते तो शायद मैं आपको दिखाता भी नहीं, लेकिन अगर सवाल मिले, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों का जो भरोसा है, आप लोगों का जो विश्वास है वो अपने टीचर्स पर कायम रहे, ताकि आगे भी जब आप लोग हमारे क्लासेस में आए तो आप लोगों को इस बात का विश्वास हो कि हाँ, हमने सर की हर एक बात पे भरोसा करना है। देखो हर टीचर, जो भी फैकल्टी होता है, अपना पूरा बेस्ट देता है, तो आपको हर एक टीचर के ऊपर भरोसा करना है, अपने टीचर्स पे बिलीव करना है और जो टीचर बताता है उसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए 2 सवाल आपके आओगे, यहां पे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहां सवाल देखिए, सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूप। ध्यान देना, उसने आपसे पूछा है कि सांची जो स्तूप है आपका, सांची स्तूप आपको पता होगा, मैंने आपको पहले हाईलाइट किया था कि सांची स्तूप का एक टॉपिक हमने अलग से पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था वो सांची स्तूप का था, आपको याद होगा। मैंने सांची स्तूप का भी आपको इमेज भी दिखाया था और मैंने कहा भी था कि पहले भी इसने इस तरह के सवाल पूछे कि सांची स्तूप पे कौन सा एनिमल पाया गया है, कि सांची स्तूप पे क्या मिला, ये पहले भी आ चुके हैं सवाल। बट इस बार उसने क्या पूछा कि जो सांची स्तूप है इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर बाय बौद्धिस्ट आइडियल्स। तो उसमें आइडियाज, कौन सी चीज से वो इंस्पायर नहीं होगा। देखो तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सांची जो स्तूप है उसमें कौन सी चीज आपको यहां नहीं दिख रही है। ठीक है, साल भंजिका, देखो साल भंजिका मैंने आपको बताया भी थी कि साल भंजिका का इमेज है वहां पर, तो साल भंजिका तो है वहां पर। ट्री भी है। व्हील, देखो ये रहा आपका व्हील, व्हील वाला पॉइंट यहां देखिए, व्हील का पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो यहां व्हील का पॉइंट भी दिया हुआ है, यहां साल भंजिका का पॉइंट भी दिया बच्चा। ठीक है, साल भंजिका का पॉइंट भी दिया हुआ है। ट्री तो है ही ऑलरेडी पहले से, क्योंकि यहां पे लिख भी रखा है इस चीज को कि ये फ्रूट और फ्लावर और ट्रीज की देवी है। ठीक है, अब बात बची एम्प्टी सीट।
तो ये यहां पर कहीं भी नहीं है सांची स्तूप पर, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या करना था, ए को आपको बाहर करके चलना था बच्चा। ये भी आपके हुबहू नोट्स का सवाल है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप इसको भी देख के चलना, इजी है, लेकिन हां सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा उनका अलग होता है सर। इसीलिए तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के टॉप एग्जाम कंडक्ट करती है। ऐसे हलवा नहीं दे देगी आपको उठा के कि चलो जी कि हलवा है खा लो, इतना आसान नहीं होगा। ये एग्जाम टीचर के लिए भी चैलेंज होता है और बच्चों के लिए तो है ही चैलेंज, बट आपके गुरुजन आपके लिए हर समय खड़े रहते हैं। और देखो हुबहू सवाल है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास का, एज इट इज सवाल है, क्लियर। तो आपको आंसर करना था एम्प्टी सील। जब भी आप इस वीडियो को देखें कमेंट जरूर करना है, कमेंट मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए, ताकि आने वाले बच्चे भी इस चीज को देख पाएं। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलो अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारी मिडाइवल हिस्ट्री क्लास थी, ठीक है। यहां लिखा है 6 दिन पहले, मतलब आज से 6 दिन पहले, यहां जब आपका एग्जाम हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूं, तो ये 6 डेज अगो दिखा रहा है, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री का आपका मैराथन था। सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफीज्म। मैंने आपको भक्ति सूफी का टॉपिक करवाया था, तो इसमें कहा गया है कि सूफीज्म के साथ कौन सी टर्म मैच नहीं कर रही है। देखो जजिया एक टैक्स होगा, इज्मा, मुकद्दम और बाद बचा लास्ट आपका मुरीद। अब आपको सूफीज्म के साथ टर्म बतानी है कौन सी मैच हो रही है। इसे पूछा है कौन सी टर्म सूफीज्म के साथ मैच करेगी। अब देखो मुरीद, मुरीद का मतलब मुर्शीद, मुर्शीद मतलब मुरीद या मुर्शीद एक ही वर्ड मैंने बताया था आपको, आप यूट्यूब वीडियो सुनना। मैंने आपको कहा था कि मुरीद मतलब होता है शिष्य और पीर मतलब होता है गुरु। तो गुरु और शिष्य परंपरा जो थी वो सूफीज्म के अंदर बड़ी हाईलाइट थी। तो मुरीद या मुर्शिद कहा गया है आपके शिष्य को और पीर कहा गया है इसमें गुरु को। अब यहां देखिए मास्टर नॉन एज शेख साफ लिखा हुआ है, पीर या मतलब मुर्शिद, तो मुर्शिद किसे कहा गया है, आपके डिसिपल को, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका मुर्शिद यानी कि मुरीद। तो आपको क्या करना था, आपको आंसर लगाना है डी, ठीक है। हुबहू वर्ड है आपके लिए, बस खाली टर्म चेंज करिए, ठीक है। मुरीद या मुर्शिद आप गूगल पे सर्च करना, एक ही वर्ड है, क्लियर, ध्यान रख के चलना। आया सवाल, मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स में से एज इट इज सवाल पूछा गया है, आसान सवाल है, ठीक है। आप यहां पे आप खुद इस चीज को देख पाएंगे, मुरीद मुर्शीद द सेम टर्म, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला प्रूफ देखते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, ये भी आपका मिडाइवल हिस्ट्री का ही सवाल है और जो मैराथन क्लास हुई थी आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की उसके अंदर से पूछा गया है। यहां देखो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रीमंत शंकर देव इज आर करेक्ट। वो पूछ रहा है शंकर देव के संबंध में इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो एक और गौर करिए, लाइन तक भी उसने चेंज नहीं की है, गौर करिए। इन द लेट 15th सेंचुरी, देखो लाइन, शंकर देव इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम, ठीक है। यहां देखो हमारी लाइन, इन द लेट 15th सेंचुरी शंकर देव इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम। लाइन भी चेंज नहीं की है बच्चा, लाइन तक चेंज नहीं की, मतलब पहला ऑप्शन एज इट इज आपकी मैराथन क्लास का हूबहू नकल है। इससे बड़ा प्रूफ क्या दूंगा मैं आपको, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकता हूं बताओ मैं आपको। लाइन तक चेंज नहीं कर रहा है, लाइन भी हूबहू कॉपी करके दे रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको यहां पर कि हाँ जी बिल्कुल पहला पॉइंट दिख गया साफ साफ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, वो तो है ही नहीं, वो लाइन तो यहां पे कहीं दिख ही नहीं रही है आपको। थर्ड पे आ जाओ, ठीक है। हिज टीचिंग्स आर नॉन एज भगवती धर्म, देखो यहां देखो, यहां देखिए
दे वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड द भगवत धर्म। यहां पे लिखा है हिज टीचिंग्स ऑफन नॉन एज द भगवती धर्म। बताओ, हूबहू नकल, एज इट इज नकल, ये लाइन भी सेम लाइन नकल हो गई। 1-3, अब चूंकि 1-3 तो ऑप्शन में है ही नहीं यहां पर, तो 1-3 आपको दिखेगा, उस साथ क्या लगा हुआ है, 1-3 फॉर लगा हुआ है। 2 तो गलत हो गया। ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 और नाम घर, हाँ बिल्कुल, ये नाम घर को प्रमोट किया करते थे। अगर आपको 1 और 3 एज इट इज मिल गया है तो आपको चौथा तो आपको दिख ही जाना चाहिए था, क्योंकि 1/3 तो ऑप्शन था ही नहीं वहां पर। तो आंसर क्या हुआ इसका, 1-3 फॉर। 2 पॉइंट आपको हूबहू क्लास नोट्स में बिल्कुल एज इट इज मैराथन क्लास के नकल, लाइन तक चेंज नहीं की, लाइन तक चेंज नहीं की है आपकी। वो जो डर होता है ना हिस्ट्री का डर कि जी सर एंशिएंट में से क्या पूछेगा, मिडाइवल में से क्या पूछेगा, मॉडर्न में से क्या पूछेगा, सर बड़ा डर लगता है हिस्ट्री वाली क्लास से, क्योंकि हिस्ट्री बहुत टफ आती है। बेटा मैं एज ए टीचर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, नहीं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख हमारो मोल। मैं कभी बड़ाई नहीं करूंगा इस चीज की, बट मैं पूरी उम्मीद के साथ यह बात बोलना चाहूंगा कि जो हिस्ट्री का जो आपका डर है वो अब आपका डर नहीं होना चाहिए। ड्रीमर में आके आपका ये हिस्ट्री वाला सेक्शन का डर अब निकल जाना चाहिए। कोई भी सवाल हिस्ट्री से अगर डला है पेपर में तो वो अब आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आपने केवल और केवल हमारे ऑफलाइन क्लास नोट्स पढ़ लिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस देख ली, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि आप केवल और केवल हमारे नोट्स पढ़ के जाओ और हिस्ट्री का डर खत्म करके जाओ। नोट्स की जो ताकत है ना बच्चा, वो अलग है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन नोट्स के माध्यम को। एक एक सवाल आप देखिए। 5-5 घंटे की मैराथन क्लास चलाई थी मैंने, 5 या 6 घंटे की, कोई सवाल बाहर नहीं गया। हिस्ट्री का आया हुआ सवाल, सारे सवाल आपको मिले, जो सवाल हिस्ट्री में पूछे गए सारे आपको मिले। और आगे देखिए, और आगे देखिए। चलिए अब हम बात करेंगे, हमने जब यहां पे हम आपके साथ जुड़े थे शुरुआत के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, तो हमने आपकी कुछ क्लासेस ज्योग्राफी की ली थी। तो मैं आपको वो सवाल दिखाना चाहता हूं जो केवल एमसीक्यूज बेस्ड थे। अगर आपने वो सवाल भी किए होते तो शायद आप इन सवालों को बिल्कुल सही करके आ रहे होते। यहां देखो, वो आपसे जानना चाह रहा है, बिल्कुल आप यूट्यूब पे जो ये वीडियो पड़ी हुई है उसका लाइन टू लाइन सुनना, आपको आएगा समझ में। ये लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब ये आपके सामने दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि इनमें से ग्रेट सर्कल कौन सा है, इनमें से ग्रेट सर्कल कौन सा है। और मेरे सवाल में साफ लिखा है, देखो ग्रेट सर्कल, यहां पे साफ साफ लिखा था मैंने कि इक्वेटर द ओनली ग्रेट सर्कल। जो वर्ड गलत था मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था आपको। मैंने कहा था कि केवल इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल नहीं होता, ऑल लॉन्गिट्यूड लाइन आपके ग्रेट सर्कल मानी जाती है। आप इस वीडियो को सुनना, अगर आपने वीडियो सुना होगा ना बच्चा, तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बकायदा इस चीज के लिए डायग्राम भी बनाया था, एक मैप दिखाया था मैंने आपको। यहां देखो, ठीक है, ये मोशन ऑफ द अर्थ की क्लास थी। क्लास का जो टाइटल है वो है मोशन ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे ड्रीमर एडू हब के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, ठीक है। और लाइन भी उसने मिस नहीं की है। देखो अब आपको पता है कि 2 ग्रेट सर्कल है, एक तो आपका प्राइम मेरिडियन क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, और एक आपका इक्वेटर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आपका लैटिट्यूड है।
और लैटिट्यूड में आपका इक्वेटर क्या है, आपका ग्रेट सर्कल है, बट ऑल लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, आपके ग्रेट सर्कल मानी गई। तो 1 और 3, तो आपका आंसर क्या हो बच्चा, सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल हूबहू क्लास नोट्स का सवाल, एमसीक्यूज बेस्ड क्लास जो आपकी ली गई थी, एज इट इज आपका सवाल। क्योंकि थोड़ा लेट में जुड़ा, इसलिए मुझे बहुत कम समय मिला आपके साथ इंटरेक्शन करने का, पर जो भी टाइम मिला मुझे आपके साथ जुड़ने का, मेरे बच्चों मैं चाहूंगा कि आपने भी अपना पूरा बेस्ट दिया, और मैं तो अपना मेहनत कर ही रहा था आप लोगों के साथ, हित के साथ। एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेपर जब होगा, जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ टीचर की तरफ देख रहा होता है, और वो सोच रहा होगा कि यार जो टीचर पढ़ा रहा है वो एग्जाम में आना चाहिए, और बिल्कुल होना भी चाहिए। ये माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो बच्चा मुझसे भरोसा करके अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं उसको वो सारी चीज़ें बताऊं जो एक ज़रूरी होंगी। इसीलिए बच्चा वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो निराश नहीं किया है बच्चों को। ठीक है, आगे देखिए, चलिए एक और क्लास का आपको दिखाता हूं। यहां लिखा है एल वेव, आपके लिए सवाल पूछा गया था एल वेव। मेरी क्लास हुई थी अर्थक्वेक वाली क्लास हुई थी, यहां पे साफ लिखा है एल वेव। एल वेव का पॉइंट ये पूछा गया था आपसे, देखो मैंने आपको बताया था तीनों वेव्स के बारे में, मैंने आपको समझाया था कि एल सबसे स्लो स्पीड की होती है, ये बात हमारी डिस्कस हुई थी, और सबसे लेट मूव करती है सिस्मोग्राफ पर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है आपके अर्थ पर, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ये बात हमारी डिस्कस हुई थी। यहाँ पे द ट्रेवल एट मोर और लेस एट ए कांस्टेंट रेट, बिल्कुल इसका रेट सबसे स्लो होता है, ये बात डिस्कस हुई थी हमारी। अर्थक्वेक वाली क्लास का ये नोट आपका वीडियो बना हुआ है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही था। और पहला पॉइंट देखिए कि दे फॉलो द अर्थ सरकमफ्रेंस, वो तो पता ही है आपको कि अर्थ पर मूव करती है, पूरे अर्थ पर इसका रीजन होता है ना। तो ये केवल और केवल कहां चलती है, केवल अर्थ पर चलती है, बात पता है, तभी तो इसका नाम लैंड वेव है, तभी तो इसका नाम लॉन्ग वेव है। ये पूरा का पूरा पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था यहां एल वेव के साथ। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ 1 और 2, तो आपका बोथ हो गया। सी आपको इसका आंसर करके आना था, हूबहू आप इसे वीडियो से देख सकते हैं, एज इट इज आपको ये समझाया गया था। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एक और बड़ा जबरदस्त सवाल मोशन ऑफ द अर्थ की क्लास से आया था। देखो मैंने अब बाकायदा सनरेज बनाई हुई हैं, और आपके सामने यहां पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि सनरेज कहां कहां पे पड़ेंगी, उसका जो एंगल होगा वो कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। देखिए सवाल को कैसे से घुमाया गया था, यहां देखो, which one of the following latitude will experience a minimum angle of the sun rays when it is summer solstice in the northern hemisphere। इसमें पूछा है कि जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो उसका मिनिमम, जो उसका मिनिमम एंगल होगा वो कहां पे बनेगा। ठीक है, द मिनिमम एंगल ऑफ द सन रेज, तो सन रेज का मिनिमम एंगल कहां बनने वाला है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब गौर कीजिए, अगर सन मान लो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, देखो साफ लिखा है, क्योंकि समर सोलिस्टिक कब बनेगा, जब सन कहां होने वाला है बच्चा, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, ये बात आप भी जानते हो। तो सन रेज देखो यहां पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा बच्चा तो उसका एंगल सबसे शॉर्ट वहीं होगा, ये बात आप भी जानते हो। और दूरियां क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि वेव्स तिरछी हो जाएगी। क्लियर है, तो सन का सबसे मिनिमम एंगल कहां बनने वाला है, जहां पर सन की लोकेशन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूरियों पर अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखूं, मैं आर्कटिक पर देखूं, तो यहां पे क्या होगा, वेव आपकी क्या हो जाएगी, स्लेंटी हो जाएगी, मतलब तिरछी हो जाएगी, और उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सवाल बहुत लॉजिक से दिया गया था, मैंने आपको वीडियो में समझाया भी था इस चीज का कि बच्चा ध्यान रखना, जहां पे सनरेज होती है उसके बाद उसका एंगल बढ़ जाता है, अगर वो तिरछा हो जाता है तो। बहुत सिंपल सवाल, तो आपको क्या करना, जहां सन बना हुआ था वही इसका मिनिमम एंगल होगा, तो क्या करना था आपको आंसर में, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर आपको इसमें करना था, तो आपका सी आंसर इसमें होना था। ठीक है, मिनिमम एंगल पूछ रहा है वो आपसे, आसान सवाल। तो उसके अलावा और सवाल देखिए। अब मैं बात करूंगा अपने उस ऑफलाइन क्लासेस की जिसके अंदर मैंने बच्चों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई। तो वो बच्चा जो इंडियन ज्योग्राफी मुझसे पढ़ के आया था, जिन बच्चों ने इंडियन ज्योग्राफी क्लास ऑफलाइन क्लास मिली, मैंने कुछ पॉइंट रखे उनके। मैं इसलिए ये पॉइंट लेके आया साथ में, मैं इनको लेके भी नहीं आता, लेकिन मैं इन पॉइंट को लेके इसलिए आया कि वो बच्चा जिसने ऑफलाइन क्लास ली इंडियन ज्योग्राफी की, वो इस बात को देख सके कि बिल्कुल एज इट इज सवाल हुबहू नकल करके आया। मैंने बताया भी था, यह सवाल मैंने आपको हाईलाइट भी किया था कि बच्चा यही सवाल पिछली बार भी पूछा गया है इसी में से, तो आपसे अगली बार ही पूछेगा। यह बात मैंने दिखाया भी था, यहां तक कि हमने बच्चों को यह सर्च भी करवाया था। चेक करो इसको, देखो वो आपसे पूछ रहा है कि अनकल्टीवेटेड, देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड की बात वो आपसे कर रहा है। कौन सी लैंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड है? तो मैंने बताया था कि ऐसी लैंड जिसको 5 साल से हमने उसको नहीं बोया है, मतलब उस पर खेती नहीं की है, तो क्या हो गया 5 ईयर्स। तो 5 साल से अगर मैंने खेती नहीं की तो क्या होगा, तो यहां पे साफ लिखा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड 5 ईयर्स। ऐसी लैंड जिस पर 5 साल से खेती नहीं हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कल्चरेबल वेस्ट लैंड बन जाएगी। ये पॉइंट भी आपके क्लास बिल्कुल हुबहू। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो क्लासेस में थे, वो बिल्कुल इस बात पे कमेंट जरूर करें, और उनके पास ये नोट्स रखा होगा, बिल्कुल इसको चेक करके देंगे। ठीक है, ओरिजिनल कमेंट डालना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर खड़े हुए हैं ये बात सब सुनने के लिए। जो बच्चे इंडियन ज्योग्राफी क्लास लिए थे वो सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था कि बच्चा कि 9 टाइप की आपकी लैंड होती है, 9 प्रकार की आपकी लैंड होती है। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट आपको बताए गए थे। कौन सी ऐसी है जिसमें 1 साल से कम होगा या 1 साल तक रहेगा, ऐसी कौन सी इसमें 1 साल से थोड़ा ज्यादा और 5 साल से कम होगा, ये सारे पॉइंट आपको वहां पे बताए गए थे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। चलो ये वाला सवाल देखो, 16, ये भी आपको मैंने ऑफलाइन जो क्लास पढ़ाई थी इंडियन ज्योग्राफी वाली, उसके अंदर ये नोट्स आपके पास छपे होंगे। ये नोट्स आपके पास छपा होगा, इस बात को देख के जरूर चले। यहां पूछा आपको सोलास कि सोलास कहां पाया जाएगा। भाई सोलास टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो आपको बताना सोलास कहां पाया जाएगा। लाइन भी चेंज नहीं की उसने, देखो द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास। मैंने कहा था कि टेम्परेट फॉरेस्ट सोलास होंगे, और ये कहां पाए जाएंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी हिल्स। ठीक है, तो यहां पे आपके नोट्स में लिखा हुआ है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी हिल्स। यहां देखो अन्नामलाई, नीलगिरी और पालानी, तीनों पॉइंट सही हैं। तो 1 2 3, जिन बच्चों ने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ली वो बिल्कुल इस बात को एज इट इज करके आए होंगे। अगर आप लोगों ने प्रकाश सर के नोट्स पे भरोसा रखा है, इस वीडियो की टैगलाइन भी है प्रकाश सर के दमदार नोट्स, क्योंकि हां नोट्स तो दमदार ही हैं। जो शुक्ला जी ने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर सर कुछ भी लिखवाएंगे तो एग्जाम के अंदर आएगा, उम्मीद करके इस बात को जरूर चेक करके चलना। देखो लाइन भी चेंज नहीं की, मैंने इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाई थी क्लास के अंदर, हूबहू। एक टॉपिक नहीं पढ़ पाए आप मिनरल्स का, उसके अंदर भी सवाल आ गया। अगर वो क्लास भी हो जाती तो शायद आपका मिनरल्स वाला सवाल भी आपका हो जाता। जो उसने ऑयल फील्ड रीजन पूछे थे एज इट इज, वो भी क्लास नोट्स में ही था, बट उस समय टाइम नहीं था तो आपको पढ़ा नहीं पाए हम। बट वो सवाल भी एज इट इज नोट्स में पूछा गया था। कुछ बच्चों ने पढ़ा था शुरुआत की लाइन, बाद में वो क्लास टाइम नहीं मिल पाया। बट जो भी समय मिला, जितना समय मिला आपके साथ हम जुड़े रहे और बढ़िया आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराते रहे। आगे देखिए, यहां आ जाओ, महेंद्रगिरी। मैंने आपको एक मैप दिखाया था कंप्लीट, यहां लिखा है महेंद्रगिरी द हाईएस्ट
पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वो आपसे जानना चाह रहा कि महेंद्रगिरी कहां पर है। ये देखो क्लास नोट्स का सवाल एज इट इज, लाइन भी चेंज नहीं कर रहा है। यहां में लिखाया था आपको कुछ रेंज, इसके अंदर आपका जावादी, पालाकोंडा, नलामला हिल्स और महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी कहां पड़ता है? उड़ीसा। यह आपको बकायदा सबको बताया गया था। यह अपनी पहली क्लास थी इंडियन ओवरव्यू, हमारा जो पहला चैप्टर था उसी का ही ये पार्ट था जो मैंने आपकी क्लासेस ली थी। महेंद्रगिरी उड़ीसा, कहां करके आओगे? महेंद्रगिरी उड़ीसा। कहां करना है इसको आपको? महेंद्रगिरी उड़ीसा में करना है। बिल्कुल हुबहू, लाइन भी उसने चेंज नहीं की है। अपना पहला ही टॉपिक इंडियन ओवरव्यू, बिल्कुल हुबहू सवाल आपके एग्जाम के अंदर। और देखिए यह सवाल था आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट। 73 अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? एज इट इज सवाल हुबहू कॉपी। तो आपको क्या करना है? देखो 73 अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा है? पंचायत। पंचायत को क्या बोलते हैं अपन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं पंचायत को। तो यहां पे लिखा है पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो पंचायत होगा, बी हो गया आंसर में। 73 अमेंडमेंट, वो बच्चे बिल्कुल कमेंट करें जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज हुबहू नोट्स में से। हो गया पंचायत। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, जो भी आपको जितना भी समय मिला हमें आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ क्लासेस शेयर करने का, क्योंकि और भी बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी क्लासेस ली, तो थोड़ा संक्षिप्त समय था, थोड़ा कम टाइम था, पर इस बात की पूरी खुशी है हमें कि जो भी दिया मेरे बच्चों आपको उसका फायदा मिला। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं और हमेशा इस बात की पूरी कोशिश करता हूं, पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम दे के आए। और बच्चों आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है, मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं। आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और इससे भी अच्छा और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। ड्रीमर एडू हब आप सब बच्चों के साथ इस तरह से ही अपना प्यार देता रहेगा और जो नोट्स की जो ताकत है वो आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगी। जय हिंद बच्चों।